चलिए आज समझते हैं हम लोग चैप्टर 3 में लाइफ साइंस का क्लास 10 का जो वीडियो है। इसमें हम लोग प्लेलिस्ट बना चुके हैं ऑलरेडी। लाइफ साइंस का भी वीडियो छूट चुका है 1 से 2 चैप्टर तक का विथ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए हैं। कई सारे टेस्ट भी ले चुके हैं 1 और 2 चैप्टर का। आज हम लोग को 3 चैप्टर करना है, लाइफ साइंस का 3 चैप्टर। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता, सामान्य आनुवांशिकी रोग। आनुवांशिकता और सामान्य आनुवांशिकी रोग, क्या क्या इसमें रोग भी होते हैं और साथ साथ आनुवांशिकता होता क्या है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक मटर के पौधे में कई सारे दाने होते हैं। उस दाने में से कोई पीला पीला दाना भी रहता है, कोई पूरा एकदम हरा भी दाना रहता है। कोई कोई ऐसा होता है कि कोई बड़ा दाना होता है और तो कोई छोटा दाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें दाना ही पनपा नहीं रहता है। होता है कि नहीं मटर के पौधे में। तो आनुवांशिकता के जनक, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। पूरा जन्म, कहाँ कहाँ से इन्होंने अपना पढ़ाई पूरा किया था, सबके बारे में बताएंगे। उससे पहले आप समझ जाइए कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, आनुवांशिकता क्या होती है। तो आनुवांशिकता होती है, तो आनुवांशिकता हेरिडिटी उसको कहते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनक के लक्षण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। और आनुवांशिकता उसी को ही कहते हैं जब उनके पेरेंट्स से यानी जनकों से, उनके माता पिता से कोई लक्षण उनकी संतान में चला गया, तो वही जो लक्षण उनके संतानों में गया हुआ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी के जनक किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने एक किसका पौधा लिया था? मटर का पौधा लिया था, क्योंकि मटर का पौधा आसानी से मिल जा रहा था, उसी के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। कुछ मटर के पौधे बड़े दिखाई दे रहे थे, कुछ मटर के पौधे छोटे। तो कुछ किसी किसी ऐसा हो रहा था कि मटर के पौधे के अंदर का जो मटर था वो मटर किसी का दाना बड़ा था तो किसी का दाना छोटा था। किसी का प्योर हरा था तो किसी का हल्का हल्का पीला भी था। किसी का हरा और पीला दोनों था। तो किसी किसी पौधे का भी, तो उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं। अगर उसमें रोग पैदा हो गई तब भी। ठीक है। अच्छा, आ, खरगोश को देख लेना, खरगोश या गिनी पिग को। तो वो गिनी पिग में देखना कुछ कुछ काले होते हैं तो कुछ कुछ भूरे कलर के होते हैं। तो कोनो कोनो का पैर एकदम भूरा कलर का हो जाता है, तो पूरा माथा होता जो रहेगा वो काला कलर का रहेगा, सर और पूरा बॉडी। ठीक है। उसके साथ साथ देखना आंख के पास में वो काला रहेगा, एगो आंख काला काला पूरे बालों से भरा रहेगा, तो एगो रहेगा सादा कलर का। होते हैं कि नहीं ऐसे? कैसे कुकुर टाइप के होते हैं सब कुकुर। ठीक है, ये लोग कुकुर होते हैं। तो उसी तरीके से हेरिडिटी समझ में आता है। इसी गुण के कारण सजीवों की संतानें रचना और आकार प्रकार में अपने माता पिता के समान होती हैं। इसी गुणों के कारण, जैसे कोई कोई का चेहरा देखना, जैसे मम्मी पापा का चेहरा और उसके बच्चे का चेहरा एकदम मैच खाता होगा, और किसी किसी का एकदम मैच ही नहीं खाता होगा। ठीक है। जैसे इसके मम्मी का चेहरा इसके चेहरे से मैच खाता है ना? मैच नहीं खाता है। भाई भाई का चेहरा देखना, लगभग लगभग क्या खाता होगा? मैच खाता होगा। मेरा और भैया का आवाज मैच खाता है। मेरी भी लंबाई है, पापा की मेरी देखना लंबाई है, भैया की भी क्या है? लंबाई है। मेरी बहन का भी देखना लंबाई है। तो सब लंबे लंबे हैं। मेरी फुआ की भी लंबाई बहुत ज्यादा है। ठीक है। और मेरे फुआ और फुफ्फा दोनों के दोनों बहुत लंबे हैं। उनके बेटे, तीनों बेटे लंबे लंबे हैं। तीनों बेटे लंबे लंबे, इतना लंबा लंबा है ना, आपको ऐसे उठा के देखना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है, खैर हम लोग को नहीं, जो नाटा आदमी आ जाएगा उनको। अब मान लो कोई नाटा नाटा है तो उसको ड्वार्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्वार्फ। तो जो नाटा, मम्मी पापा नाटा नाटा, तो उसके बच्चों को देखना नाटा नाटा हो जाता है, उसको ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन कभी कभी उसमें क्या होता है, जनक में कुछ फेर बदल हो जाता है, कुछ मारक जीन आ जाते हैं, ऐसे ऐसे जीन आ जाते हैं। तो क्या होते हैं कि कंडीशन ऐसा हो जाता है कि मम्मी पापा नाटा नाटा लेकिन बचवा क्या हो जाता है? लंबा। तो उसको हाइब्रिड टॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड टॉल। इसी को क्रॉस कहा जाता है, क्रॉस चेकर बोर्ड। इसी चेकर बोर्ड को किसने बनाया था? जॉन मेंडल ने बनाया था। ठीक है, मेंडल ने बताया। तो मनुष्य की संतान, उदाहरण के लिए सुनो, मनुष्य की संतान मनुष्य की तरह, घोड़े की संतान घोड़े की तरह, और आम के बीज आम के पौधे के तरह ही उगते हैं। है ना? ऐसा थोड़ी है कि नीम की तरह उग जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि घोड़ा का संतान गधा हो जाएगा और मनुष्य की संतान मुर्गी हो जाएगी। ऐसे थोड़ी है। मुर्गी की संतान मुर्गी की तरह दिखाई देती है। अगर सफेद कलर की मुर्गियां हैं तो सफेद कलर के मुर्गे पैक 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 करते हैं, जैसे ये लोग कर रही है अभी। ठीक है, उसी तरह। समझ में आया? तो लक्षण कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। लक्षण का ही आदान प्रदान क्या कहलाता है? अनुवांशिक कहलाता है।
लक्षण का ही आदान प्रदान अनुवांशिकता। पेरेंट्स से कहाँ जाएगा? संतानों में। और मनुष्य के जैसे जिस कैटेगरी का वो हो, जिस कैटेगरी के वो होंगे, अगर लंबे होंगे तो लंबे, हैंडसम होंगे तो हैंडसम हैंडसम एकदम सुंदर सुंदर, है ना। और कोनो कोनो दत्कोवर टाइप का रहेगा तो दत्कोवर होगा। जैसे आपको हम बताते हैं मम्मी पापा दत्कोवर तो वह मम्मी पापा लगभग देखना दत्कोवर होते हैं, बच्चा भी लगभग लगभग उसी होता है। अच्छा, आप लोगों ने बंगाली में बहुत ज्यादा देखे होंगे, बंगालियों लोग को अगर मम्मी पापा चश्मा पहने हुए हैं ना तो बच्चों को भी हो जाता है, चश्मा लग जाता है। ये क्या है? हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है भाई, साइंस है। हम मम्मी पापा को थोड़ी कोई किसी को हम गलत बता रहे हैं। मम्मी पापा को है तो संतान को भी होने का चांसेस है। मम्मी पापा को कलर ब्लाइंडनेस है तो संतान को भी होने के चांसेस है कलर ब्लाइंडनेस होने का। कलर पहचान में नहीं आएगा, ठीक है। मम्मी पापा को अगर कम कम मतलब समझ में आ रहा है, दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो बच्चों को नहीं दिमाग में घुसेगा ऐसा बात नहीं है, ये सब समाज के ऊपर भी पड़ता है, कोई ना कोई निर्धारण के ऊपर। अब मान लो किसी किसी के मम्मी पापा उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनके उसके बेटे लोग क्या होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, मम्मी पापा उतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी क्या थे? वो साइंटिस्ट थे ना, है कि नहीं थे? लेकिन वो अपने आत्मकथा में कहते हैं, विंग्स ऑफ फायर में कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा टॉल और सुंदर थे, लेकिन मैं थोड़ा सा नाटा हो गया था, तो थोड़ा सा हाइट मेरा कम था और मैं उतना सुंदर दिखाई नहीं देता था, ठीक है, जितने मेरे मम्मी पापा सुंदर। तो वही कंडीशन है। तो मनुष्य की संतान कैसे दिखाई देगी? मनुष्य की तरह, ना कि आदिमानव की तरह। घोड़े की संतान घोड़े की तरह। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। पापा मम्मी, देखो ये पापा है, मम्मी है, और उसका एगो बचवा है, उसका डीएनए मिलके बना है। अच्छा, इससे पहले क्लास में हम टोटली डीएनए बता दिए, क्रोमोजोम्स बता दिए। उसी क्रोमोजोम्स को रिलेटेड ही एक चैप्टर है, नाम क्या है? अनुवांशिकता। समझ में आया? तुम्हारा तो पूरा गया, जाने दो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, वीडियो बना दिए हैं, ठीक है ना। वीडियो सारा बना दिए हैं, जाके देख लेना, चाहे मत देखना, मेरा क्या है देखना तब तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं देखोगी तो पता नहीं किसके लिए अच्छा। चलो अनुवांशिकता देखते हैं। अनुवांशिकता एक विभिन्नता है, मतलब हेरिडिटी एज अ वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या होता है? प्रत्येक सजीव अपने समान दूसरा जीव उत्पन्न करते हैं, प्रत्येक सजीव। अब सजीव कौन है? पेड़ पौधे भी हैं भाई। आम का पेड़ आम की गुठली ही देगा, आम का पेड़ आम की गुठली देगा, और उसी बीज से क्या होगा? एक नया आम होगा, तो उसका वो बच्चा ही ना हुआ, के बगल में हो गया तो उसका बच्चा ही हुआ। उसी तरह प्रत्येक सजीव अपने समान दूसरा जीव उत्पन्न करते हैं, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो। एक लाल चींटी ही पैदा करेगा, काला चींटी नहीं, ठीक है। मधुमक्खी मधुमक्खी की तरह, तितली तितली की तरह, और पूरा लाइफ साइकिल उसके इसी तरह चलता है। और आपको हम लाइफ साइकिल बताए थे, बचपन, फिर नौजवान, फिर बुढ़ापा, फिर यंगस्टर होगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर मरेगा। उसी तरह लाइफ साइकिल चलता रहता है, इन लोग का भी लाइफ साइकिल उसी तरह चलता है। प्रत्येक सजीव में अपने समान द्वारा दूसरा जीव उत्पन्न करता है। जीव से जीव की उत्पत्ति ही क्या कहलाती है? लाइफ बेजेस्ट लाइफ कहलाता है। जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, इसी को तो सजीव कहते हैं। जीव से जीव की विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता क्या होती है? अलग अलग। विभिन्नता मतलब अलग। संतानें पूरी तरह से अपने माता पिता के समान नहीं होते। होते हैं क्या? पूरी तरह से नहीं होते। जैसे मम्मी पापा जैसे होंगे अपने समय में, जैसे मतलब पापा जी जैसे अपने समय में काम किए होंगे, वैसे ही बेटा भी करेगा, ऐसा थोड़ी है। बेटा बेटी भी वैसे ही करेगा, ऐसा नहीं ना है। हाँ, लक्षण कुछ आ जाते हैं, जैसे पापा, जैसे भैया का लक्षण, भाई एकदम डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन के साथ चलना है। भाई फौज में है तो फौज के साथ एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, तो वही हमारे घर में मेंटेन होता है, तो एक लक्षण आया ना, ठीक है। हाँ, ये जन्मजात नहीं होते हैं, लेकिन क्या है, समाज से सीख लेते हैं हम लोग। तो सामाजिक और जन्मजात दोनों कंडीशन होते हैं। संतानें पूरी तरह से अपने माता पिता के समान नहीं होती हैं, उनके बीच कुछ असमानताएं और कुछ असमानताएं, समानताएं भी होती है और कुछ असमानताएं भी होती हैं। एक ही माता पिता के अलग अलग संतानों में आपस में भिन्नता हो सकती है। जैसे मेरा भैया जिस तरह प्रकार से सोचता होगा अपने लिए लाइफ के बारे में कैसे चलाना है, हम अलग प्रकार से सोचते होंगे, है ना। आप अलग प्रकार से, आपके भाई बहन अलग प्रकार से, आपके भैया भाभी अलग प्रकार से समझते होंगे कि हमको लाइफ कैसे चलाना है।
ठीक है, आपके मम्मी पापा को यह समझ में आता होगा कि सभी को एक बराबर चलता हो, तब ठीक लगेगा। हम जैसे पढ़ाई किए, मेरा बचवा भी वैसे ही पढ़ाई ना करे, ऐसा थोड़ी है, तो भिन्नता आ गई ना कि नहीं। जैसे हम खट रहे हैं यहाँ पर दिन भर, दिन में दोपहर में खट रहे हैं बार बार, तो वैसे थोड़ी सोचेंगे कि हम अपने बच्चे को भी खटाएं, नहीं ना, तो भिन्नता आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर सेम तरीके से काम कर दिए तो समानता, और अगर उस तरीके से काम नहीं किए तो असमानता, तो भिन्नता रहती है। ठीक है, वेरिएशन हमेशा होते रहता है। आनुवांशिकता के लक्षण क्या है, हेरिडिटी टेरिट्स क्या है, वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। जैसे ऐसे लक्षण, जैसे मान लो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आया हुआ है, जैसे परदादा जी मरे तो दादाजी क्या किए, पूरा बाल उल छिलवाए, उसके बेटे ने देखा, उसके बेटे ने देखा, उसके दादाजी मरे तो बेटा जी, तो बेटा जी क्या किए, पूरा का पूरा बाल छिलवाए, है ना, टकला हो गए। फिर ये क्या है, एक लक्षण है, हम लोग क्या कर रहे हैं, देख देख के सीख रहे हैं, यही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चली जाती है। हिंदुओं में ऐसा ही ना होता है, हिंदुओं में कोई मरा तो जलाया जाएगा, जलाया जाएगा, जलाया जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलते रहती है, ऐसा थोड़ी है कि दफना दिया जाता है, नहीं ना, ये लक्षण है, एक तरफ के लक्षण है, जो क्या होता है, जन्म से ही ऐसे लग जाता है। भाई कोई मरा तो क्या करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा। तो वही कंडीशन है कि वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं। अच्छा, ये आप जो एग्जाम्पल सुन रहे हो, ये एग्जाम्पल में समझ लेना कि आप सर मरने जीने की बात कर रहे हैं, क्या वो संस्कार नहीं है, अंतिम संस्कार तो कहा जाता है, 16 को संस्कार होते हैं ना, तो 16 संस्कार में से अंतिम संस्कार ये भी है, बोलना चालना चलना फिरना, किसी से उठना बैठना, ये सब एक प्रकार के क्या है, संस्कार हैं। ठीक है, बड़ों से बात करना, छोटों को प्यार देना, ये क्या है, एक संस्कार है। तो उसी तरह से अंतिम संस्कार क्या है, मृत्यु है, ये सब सच्चाई है। और उसी तरीके से तो हम लोग अपने लक्षणों को देख पाते हैं कि क्या क्या लक्षण है हम लोग के अंदर। समझा, मम्मी पापा से जो लक्षण मिले हुए हैं वो बेटा बेटी को भी मिलेगा, और उसके बेटा बेटी को भी मिलेगा, उसके बेटा बेटी को भी मिलेगा, यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। उसी को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता हो, चलता रहता हो। उन्हें आनुवांशिक लक्षण या पैतृक लक्षण कहते हैं। पैतृक मतलब माता पिता से पाए जाने वाले। इन लक्षणों के संरचना की क्रिया विधि भी आनुवांशिकता कहलाती है। जो ये लक्षण है, ये सब लक्षण एक तरह से आनुवांशिकता कहलाती है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के क्या है, जनक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, यही है मेंडल। ठीक है, तो किताब में भी दिया हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है इनको, और ये मेंडलवाद यानी मेंडलिज्म दिए थे। आनुवांशिकता से संबंधित मेंडल के नियमों को मेंडलवाद कहा जाता है। यह नियम जंतुओं पर भी लागू होता है। मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग समझ लीजिए। जन्म है 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। कौन से शहर में, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पेशा था और कार्य था, यह वियना विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी हो गए थे, पादरी बन गए थे। पादरी मतलब जो माय गॉड पूजा करते हैं वो। और प्रयोग काल में चर्च में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने सन 1857 ईस्वी से सन 1865 ईस्वी तक लगातार 8 वर्षों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया। कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक। अब जो लोग मान लो कि साइंटिस्ट टाइप के अपने आप को समझ लेते हैं या फिर बन जाते हैं, तो वो लोग हमेशा कोई ना कोई चीजों पर क्या करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। तो ये किस पे प्रयोग कर लिए, मटर के पौधे पर। सर मटर का ही पौधा क्यों लिए, मटर का पौधा आसानी से अवेलेबल था, मिल जा रहा था। बाकी और किसी पे पौधे पर अगर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, और वैसे भी 8 साल गुजर चुका था, तो दूसरे पौधे पर अगर करते हैं तो टाइम और ज़्यादा पड़ जाता। इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर अवेलेबल था कि मतलब खेतों में आराम से हो जाता है मटर का पौधा। ठीक है, खेतों में आराम से हो जाता है, तो इसीलिए वो किसान थे ही। अब देखो मम्मी पापा जो थे वो भी किसानी के थे, ये भी क्या कर लिए, किसानी ही थे। लेकिन क्या थे, कुछ तो डिफरेंस था ना। ब्रून शहर में पैदा हुए, और साथ साथ उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहां पे लगातार 8 वर्षों तक खोज भी किया, शोधकर्ता भी बने, साइंटिस्ट भी बने, और साथ साथ एक किसान परिवार से थे। लेकिन अपने लक्षणों को तो नहीं ना भूले कि भाई हमारा लक्षण क्या है, हमारे मम्मी पापा किसानी किए हैं, पापा जी किसानी किए हैं, तो हम भी हो सके तो किसान के ही फैमिली में क्या किए हैं, जन्म लिए, तो हमको भी किसानी आगे करना पड़ेगा। लेकिन पढ़ लिख कर इन्होंने अपनी किसानी को डाइवर्ट कर दी कि नहीं भाई हम किसानी नहीं करेंगे। लेकिन जब चर्च में जाते थे तो वो पूरा गार्डन वगैरह देखते रहते थे, क्योंकि लक्षण पता चल ही जाता है। ठीक है, लक्षण तो रहता ही है। अब जैसे
मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, ठीक है, तो कभी ना कभी हम भी लोग साइट पे चले जाते हैं देखने के लिए पिताजी कैसे काम कर रहे हैं। किसी का दुकान होगा तो उस दुकान पे उसके बेटा बेटी चले जाते हैं कि हाँ देखे कि पापा जी कैसे काम कर रहे हैं, क्या हम काम आगे संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है, ये भी काम होता है। किसी का बिजनेस कर रहे हैं पापा, तो बिजनेस में वो लोग चले जाते हैं लोग देखने के लिए, यही कंडीशन होता है। तो लगातार कितने वर्षों तक काम किए? 8 वर्षों तक पौधे पर। कब से कब तक? 1857 से लेकर 1857 से लेकर 1865 तक, लगातार कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक काम किए। कहाँ जन्म हुआ था? ब्रून शहर में जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में 1822 में। किस पौधे पर काम किए थे? मटर के पौधे पर काम किए थे, मटर के पौधे पर, ठीक है ना। मृत्यु कब हुई थी? 1884 में हुई थी। खोज किसका किए थे? सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डी व्रीज, केरेंस और सेरमक ने अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपने अपने प्रयोग द्वारा मेंडल के नियमों को सत्यापन दिया था। मतलब सन 1900 के बाद, देखो उनकी मृत्यु कब हो गई? 1884 में। तो अनदर जितने भी क्या कहते हैं साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्टों ने इनके ऊपर प्रयोग किया कि ये लोग किसके ऊपर, मतलब अनुवांशिकता जो बोल रहे हैं ये कितना ज्यादा सत्य है, कितना ज्यादा सत्य है। तो 3 लोगों ने इनके ऊपर प्रयोग किया सन 1900 में। इनके ऊपर जो इन्होंने अपना मेंडलिज्म दिया था उनके ऊपर। मेंडलिज्म मतलब जो मेंडलवाद था। अब मेंडलवाद में क्या कहा था कि देखिए एक हेरिडिटी होती है जो अपने मम्मी पापा के लक्षण उसके संतानों में चली जाती है, ये तो बोल के रख दिए, लेकिन उसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी देने में थोड़े से कम रह गए। तो उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए 3 गो वैज्ञानिक और आए, ह्यूगो डी ब्रिज, केरेंस और सेरमक, ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक और आए। इन्होंने सत्यापन दिया। किसका सत्यापन? मेंडल का, ठीक है। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या होता है? कुछ कुछ शब्द आएंगे म्यूटेशन, समझ आया? एक आएगा जीनोटाइप, फिनोटाइप, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। फिर क्रॉस बोर्ड, चेकर बोर्ड, ऐसे करके आएंगे। तो आपको इसमें पढ़ना है म्यूटेशन जो था इसका उत्परिवर्तन क्या है। म्यूटेशन देखो डीएनए के अंदर कभी भी चेंजेस हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए के अंदर चेंजेस इसमें दिखाई दे रहे, देख रहे हो यहाँ पर एगो लाल कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला तो चेंज दिखाई दे रहा है ना। इस चेन में एक क्या है? इस चेन में, अच्छा वीडियो में दिखाई देता होगा, इस चेन में कुछ एक परिवर्तन हो गया है। मान लो एक चेन चल ही रहा था, लेकिन उसमें से क्या, जैसे मान लो मटर मटर के दाने 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 सब एक बराबर चल रहा था, लेकिन अचानक से कोई छोटका मटर आ जाए तो ध्यान किस पे वो केंद्रित हो जाएगा? उसी के ऊपर केंद्रित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? एक छोटा सा मटर कैसे आ गया? हटाओ, निकालो, जाओ जाओ मटर, जाओ मटर, जाओ मटर, ठीक है। उसी तरीके से इसके ऊपर जब इन्होंने देखा तो उसको म्यूटेशन कहा गया, जीन का म्यूटेशन। जीन में कभी कभी क्या हो जाता है? म्यूटेट हो जाते हैं, जीन म्यूटेटेड कहते हैं उसको। कारण क्या होता है? कभी कभी गुणसूत्र, देखो क्रोमोजोम्स, अब क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। इसकी रचना और संख्या में अथवा डीएनए के संगठन में परिवर्तन के कारण जीन की संरचना क्या होती है? बदल जाती है। ध्यान से सुनो, डीएनए के संगठन में परिवर्तन के कारण, डीएनए का जो संगठन बनता है उसमें परिवर्तन के कारण जो जीन होता है हम लोग के पास, जिससे ये पता चलता है कि किसका बच्चा क्या बनेगा, ठीक है, जो लक्षण जाने वाले थे जीन ही ना बताता है। अरे आपको लोग को पीछे क्लास में बताए नहीं थे कि जीन के पास ही पूरा इंफॉर्मेशन होता है कि कुमड़ा का कुमड़ा, बैगन का बैगन। एक बार चेंज कर दिए थे हरगोविंद खुराना ने, कुमड़ों का जीन उठा के बैगन में और बैगन का जीन उठा के कुमड़ों में, ठीक है, नहीं बताए थे। तो जीन जो था इसमें संरचना क्या कर दी जाती है? बदल जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ जो जीनों में होने वाले इन अचानक अस्थायी परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। अचानक से जीन में परिवर्तन हो गया तो क्या कहलाएगा? म्यूटेशन कहलाएगा। जीन में अगर परिवर्तन तो म्यूटेशन, क्योंकि जीन के पास ही क्या था? इंफॉर्मेशन था। जीन के पास ही इंफॉर्मेशन था कि इसको टॉल होना है कि ड्वार्फ होना है, इसको लंबा होना है कि बौना होना है, क्योंकि जीन के पास ही इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि ना बौना होना है ना लंबा होना है। जैसे हम ना ही बौना है और ना ही बहुत ज्यादा लंबा है ना। मेरा हाइट एकदम एक बराबर 170 सेंटीमीटर जो हाइट होती है वो एक बराबर, एक मतलब अच्छा
हाइट बोला जाता है उसको, ठीक है। और अगर हो गए 120 के, ले बेटा, बेटे हैं तुम बेटे, 170 से ऊपर चल गया 185, 195, और ये बेटा टॉले टॉल, खूब ज्यादा लंबा दिखाई दे, ठीक है। तो आनुवांशिक पदार्थ जीनों में होने वाले इस अचानक होने वाले अस्थायी परिवर्तन को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके कारण प्राणियों की शारीरिक संरचना में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, जिससे इन विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है। एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है। जैसे मान लो, उस लड़की का शादी हुआ, ठीक है, लड़की का शादी हुआ, आप ये कुछ क्या कर ली, केमिकल खा ली। केमिकल नहीं होता है कुछ, केमिकल केमिकल टाइप का, अब वो ऐसा केमिकल था कि उसके बच्चे के पीछे के साइड में क्या निकलेगा, पंख निकलेगा, ठीक है ना, क्या निकलेगा, पंख। अब कुछ कुछ लक्षण इनके डैश डैश में दिखाई दे रहा था, कुछ लक्षण उड़ने वाला इनके डैश डैश में दिखाई दे रहा था, डैश डैश में, अरे एजी ओजी वाले में नहीं समझा, जिससे शादी हुआ है, जो बर्बाद होने के कगार पे है, समझ में आया, अभी भी नहीं समझा है, समझ गया ना। तो अब वो क्या हुआ कि शादी कर लिए, और शादी करने के बाद पता चला कि उनके माथा पे चोट लगा था, वो ना कभी भी 3 तल्ला 5 तल्ला से हमेशा क्या करते जाते थे, उड़ने की कोशिश करते थे, और ऊपर से ई भी क्या कर ली, कुछ केमिकल खा ली, कुछ केमिकल खा ली जो उड़ने वाला, तो इनका जो बच्चा हुआ, तो बचवा के पीछे पीठ पे एगो पंख लग गया, और जब भी कुछ भी बोलता ना तो उसको पंछी उंची बहुत अच्छा लगता, वाह पंछी जैसा उड़ता फिरूं, ठीक है, उड़ते गगन में, ठीक है। अब एक दिन क्या किया, अब उसमें क्या हो गया, जीन का म्यूटेशन हो गया, जीन अचानक से क्या हो गया, बदल गया, जीन बदल गया, बदलने के वजह से अब इनके जो बचवा था, वो बचवा क्या किया, 5 तल्ला से छाप मार दिया, छाप समझते हो, कूद गया बेटा, आ कूदा ना तब तक उसका पंख क्या हो गया, खुल गया, मम्मी, ठीक है। उसके पापा, पापा, अरे कहाँ से बुला रहा है, तो देखा ओ उड़ रहा है, करे जो मैंने बचपन में कभी नहीं कर पाया, मेरा बेटा उड़ के दिखा दिया, उड़ो उड़ो उड़ो, ये तो वो क्या हो जाता है, जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जीन क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो उसके वजह से भी उसको म्यूटेट जीन कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूटेट जीन, म्यूटेशन कहते हैं, समझ में आया। तो बताओ, म्यूटेशन का ये आनुवांशिकता के जनक, कौन है आनुवांशिकता के जनक, कौन है रे, हाँ, रुको, जेविस जॉर्ज, हम कहा बोल रहे हैं रे, आनुवांशिकता है ना, अरे मेरा लक्षण तुम्हारे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गधा पढ़ा रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो कान देखी, देखो कर्ण पीड़ना इसका थोड़ा सा ऐसे है, हटा हुआ, इसका देख दोनों कान सटा हुआ है, इसका कान दोनों सटा हुआ है, हेरिडिटी, ये सब हेरिडिटी है, इसका तुम लोग का कान देखो ऐसे ऐसे जाके सटा है ना, देखो ये वाला देखो ना, कर्ण पीड़ना देखो ये वाला, ये सटा है ना, इसका कान देखो थोड़ा सा ऐसे हटा है, ऐसे हट गया है, इधर का कान देखिए, ये देखो सटा हुआ है, पक्का हेरिडिटी है, इसका हेरिडिटी क्या है, अलग है कुछ ना कुछ जीन म्यूटेशन हुआ होगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, जैसे क्या, सुन इधर, इसके कारण प्राणियों में शारीरिक संरचना और अस्थायी परिवर्तन आ जाते हैं, जिसमें नई भिन्नता उत्पन्न होती है और एक नई प्रजाति का जन्म हो सकता है, जन्म हो जाता है। इधर पे एगो बच्ची है, उसके पापा का ना ऊपर का होठ कटा हुआ है, तो उस बच्ची का भी होठ ऊपर से कटा हुआ है, ठीक है, यही पर है एगो बच्ची, तो उसके क्या है कि वो लक्षण उसके अंदर आ गया है, समझ में आया, उसके लक्षण, यही जन जो इस गली में तुम इधर पे मिली थी, एक जन को, तुम इस गली में, ठीक है, तुमको तो हम लास्ट में भी पकड़ेंगे, रुक जा। स्पीसीज जो जन्म हो सकती हैं, प्रजाति जो था ये जन्म हो सकती हैं,
शब्दावली कुछ कुछ है, संबंधित शब्दावली याद रखो। म्यूटेट जीन क्या कहलाता है? जो जीन म्यूटेशन के प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? म्यूटेट जीन कहते हैं। जो जीन म्यूटेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे म्यूटेट जीन कहा जाता है। जो जीन म्यूटेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं म्यूटेट जीन। म्यूटेट ट्रेट किसको कहते हैं? म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाले नए लक्षणों को क्या कहता है? कुछ नए लक्षण अगर पैदा हो गए तो क्या कहलाएंगे? समझ में आया? म्यूटेट ट्रेड, ठीक है, म्यूटेट ट्रेड, समझ में आया? जैसे मान लो जैसे मान लो कि किसी किसी बच्चे का देखना छांगुर होता है, ऐसे छांगुर, अरे 6 गो उंगली, छांगुर मतलब 6 गो उंगली, 6 गो उंगली, ठीक है। तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि म्यूटेट जो ट्रेट था, म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाले नए लक्षण, ऐसा हुआ कि उसके बच्चे का, मतलब उसके बच्चे का 6 गुना उंगली होकर 7 गो हो गया, तो म्यूटेट ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि मम्मी पापा में से पापा जो थे वो एगो आंख उनका खुलता ही नहीं था, मान लो कोई पेरेंट का एगो आंख खुलता ही नहीं था, तो उसके बच्चे का अगर क्या हो गया, दोनों आंख अगर खुला हुआ मिला, दोनों आंख अगर उसका खुला हुआ मिला तो क्या कहलाएगा? म्यूटेट ट्रेट कहलाएगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि पापा का ऊपर का होठ कटा हुआ या मम्मी का ऊपर का होठ कटा हुआ है लेकिन बच्चे का ऊपर का होठ नहीं कटा, तो ये क्या कहलाएगा? म्यूटेट ट्रेट कहलाएगा। अच्छा, ये कोई कोई कहता है, और कोई कोई कहता है कि हमको लगता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय उसकी मम्मी केथा सिलाई कर दी होगी इसीलिए वो ऊपर का होठ कट गया होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ये एक रोग है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता। ये एक रोग होता है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो क्रोमोजोम से रिलेटेड होता है, मैं जीन से रिलेटेड होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। जीन से कोई रिलेटेड है तो उसको ठीक कर पाएंगे। अगर किसी के मम्मी पापा थोड़े मतलब शॉर्ट हाइट के हैं तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? शॉर्ट हाइट के होंगे अगर, तो उसको क्या हम ठीक कर पाएंगे? कितनों दवाई ववाई खा लो लंबा होने का, नहीं लंबा हो पाएगा, ठीक है ना। तो वही अगर अगर लंबा हो गया तो वो क्या कहलाएगा? म्यूटेट ट्रेट कहलाएगा, समझ में आया? अगर मम्मी पापा शॉर्ट हाइट के हैं लेकिन बचवा एकदम लंबा हो गया तो क्या कहलाएगा? म्यूटेट ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। म्यूटेट ट्रेट जीन किसको कहते हैं? जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो, जीन के अगर म्यूटेशन की प्रक्रिया में भाग ले लिया तो कोई जीन जो म्यूटेशन की प्रक्रिया में, और म्यूटेशन क्या होता है यहाँ पे बता दिए, कभी कभी गुणसूत्र की रचना इतनी संख्या और डीएनए के संगठन में परिवर्तन के कारण जीन की संरचना बदल जाती है। और म्यूटेशन किसको कहते हैं? देखो ध्यान से, अनुवांशिक पदार्थों में जीनों में होने वाले अचानक अस्थायी परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? देखो, जो डीएनए बनेगा वो तो अस्थायी बनेगा, परमानेंट बनेगा, लेकिन अगर उसमें एक परिवर्तन भी हो गया तो क्या कहलाएगा? म्यूटेशन कहलाएगा। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर आप दूध डालते जा रहे हो, दूध डालते जा रहे हो, लेकिन अचानक से कोई खट्टा पदार्थ उसमें मिल गया तो वो क्या बना देगा? दही बना देगा। अचानक से परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? म्यूटेशन। ऐसे ही डीएनए बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, क्रोमोसोम्स बनते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक वो भी चेंज अगर हो गया तो क्या कहलाएगा? म्यूटेशन कहलाएगा। समझ में आया म्यूटेशन का मतलब? डीएनए के वजह से ही तो लक्षण पता चलते हैं ना, डीएनए के वजह से ही तो बच्चे का लक्षण पता चलता है कि बच्चा क्या होगा, ठीक है। अगर उसमें म्यूटेशन आ गया तो वही डीएनए के चेंजेस कहलाते, डीएनए का चेंज होना कहलाता है म्यूटेशन। डीएनए अगर चेंज कर दिए तो म्यूटेशन कहलाए। समझ में आ गया? समझ में आया? तो उससे कुछ ना कुछ तो लक्षण दिखाई देंगे ना। ट्रेट समझ में आ गया, और म्यूटेट जीन भी समझ में। जो जीन म्यूटेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? म्यूटेट जीन, ठीक। आगे, मानव में विभिन्नता के कुछ सामान्य उदाहरण क्या क्या है? विभिन्नता के क्या क्या है? कर्णपिंड, जैसे इसका कर्णपिंड देख लो, कर्णपिंड देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुछ कुछ शब्द हैं ऐसे ना तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा। कर्णपिंड को हम लोग क्या कहते हैं? कान का पिन्ना। इसको क्या कहते हैं? कान का पिन्ना कहते हैं, कर्णपिंड। अधिकांश मनुष्यों में कान का निचला हिस्सा स्वतंत्र होता है। अधिकांश मनुष्यों में ये वाला निचला हिस्सा क्या होगा? स्वतंत्र होगा, मतलब ऐसे होगा, ऐसे। देखो मेरा कान, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, देखो ये तो सटा हुआ है ना यहाँ पे। किसी किसी का कान का देखना, ये वाला हिस्सा हट जाता है, ऐसे हट जाता है, यहीं तक सटा मिलेगा, यहीं तक। जैसे इसके कान का है, देखो एक हिस्सा देखो इधर से सट गया, थोड़ा अलग हो गया। कान का देखिए,
छोड़ रहने दे, इधर देख, ये कान का पिन्ना, ये इसको लोब कहते हैं, ठीक है। अगर ये वाला सटा हुआ ना रहे, थोड़ा सा अलग दिखाई दे, अलग दिखाई दे, तो उसमें भी क्या होता है, मानव की विभिन्नता कुछ दिखाई देती है, ठीक है, विभिन्नता आ जाती है, स्वतंत्र होता है। कुछ मनुष्य में ये सिर के पार्श्व भाग से सटा हुआ जुड़ा हुआ रहता है, सिर के पार्श्व भाग से, यहाँ से ना ये ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे, ये वाला ऐसे खुला ना रखे, ऐसे रहेगा। ज्यादातर मनुष्यों का क्या होता है, ज्यादातर मनुष्यों का क्या होता है, ऐसे खुला हुआ रहता है, देखो ऐसे खुला है, लेकिन कोई कोई का देखना यहां से ऐसे आकर आइए ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। तुम लोग का सभी कोई का सही है, मत देखो अपना, इसका जैसे देखो चिपक गया है पूरा, देखो इसका कहीं पर, इधर आ, इधर आ, आओ आओ इधर आओ, आओ तुमको वायरल कर दे, देखो, ये देखो कान का, देख रहे हो, ये चिपका हुआ है ना, किसी किसी का देखो स्वतंत्र होता ही है, देखो ऐसे देखो ये इसका थोड़ा सा ऐसे डोलाओ, बहुत कम, किसी किसी का देखना ऐसे लटक जाता है, अब फिर डोलाता है, देखो हम कान में क्या पहने हैं, देख लो, ठीक है, तो इसका चिपका हुआ है, जाओ, तेरा देखी रे, ये बेटा इसका दोनों काने अलग अलग है, एगो ज्यादा फेंका है, देखो आई वाला ज्यादा फेंका है, एगो देखो आई वाला कम फेंका है। तो कर्ण पिन्ना जो लोब होता है, ये लोब जो होते हैं किसी किसी के खुले हुए रहते हैं, फ्री रहते हैं, और किसी किसी के चपके हुए रहते हैं, ठीक है। जीभ का मुड़ना, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जीभ को बाहर निकालकर गोल मोड़ लेते हैं, जैसे मोड़ो, मोड़, मोड़ लिए ना, कोई मोड़ तू, कोई कोई जीभ क्या कर लेता है, ऐसे इस तरीके से मोड़ लेता है, ठीक है, ऐसे मोड़ लेता है ऐसे, कोई कोई जीभ देखना यहाँ से नाक पे सटा लेता है, लेकिन सबसे नहीं हो पाता है, ठीक है। क्या, कुत्ता, कुत्ता हाँ चिपका लेता है पूरा यहाँ पर, तो गायों चिपका लेते हैं, तो तू गाय के लक्षण से है, ए गधा भैंसियों चिपका लेता है। कुछ लोग जीभ को इस तरह से नहीं मोड़ पाते हैं, जिस तरफ से ये जीभ मुड़ा हुआ है, देखो जिस तरह जैसे ये जीभ मुड़ा हुआ है, उस तरीके से कोई कोई नहीं मोड़ पाता है, कोई कोई मोड़ लेता है, तू कहाँ जीभ मोड़ पा रही है, ये सब नहीं कर पाएगा, सबसे नहीं हो पाता है किसी का, कोई कोई तो ये वाला पूरा ऐसे चिपका देता है, कौन, जीसू, हाँ, बाबा टिल्लू बना रहता है वो, है ना। तो ये ऐसे चिपका लेता है कोई कोई, कोई कोई नहीं चिपका पाता है ना, कोई कोई ऐसे उल्टा देता है, हाँ, वो तो ऐसे ना, ऐसे तो कोई भी मोड़ ले, मेरा भी चिपक जा रहा है, देखो किसी से हो रहा है, किसी किसी से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अनुवांशिकता के क्या है, जीभ का मुड़ना, कर्णपिंड का अधिकांश ज्यादा होना, ये सब विभिन्नता दिखाई देती है, किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी का नहीं हो पाता। ऐसे जीभ अगर मुड़ जाएगा तो किसी किसी का मुड़ जाता है और किसी का नहीं मुड़ पाता है, ठीक है। और क्या चीज है, अनुवांशिकता संबंधी कुछ शब्दावली याद रखना है आप लोग को, एलील, एलील जो होते हैं जीभ का मुड़ना और स्वतंत्र कर्णपिंड का मानव में प्रभावी डोमिनेंट लक्षण होते हैं। प्रत्येक लक्षण के दो एलील्स होते हैं, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है, मतलब मतलब हर एक का, जैसे जीभ का मुड़ना किसी का प्रभावी है और किसी का अप्रभावी है, मतलब किसी में वो एलील काम कर जाता है, किसी में नहीं काम करता है, उसी को हम लोग एलील कहते हैं। अब एलील आगे बता देते हैं, ये एलील्स क्या होते हैं सुनो, एगो हेट्रोजेनस होता है, एगो होमोजेनस होता है, एगो हेट्रोजेनस और एगो होमोजेनस होता है। अब इसमें क्या होते हैं कि एलील किसी जीन का एक वैकल्पिक रूप से संस्करण होते हैं, ये हमारे गुणसूत्रों पर एक ही विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं, क्योंकि हमें माता पिता दोनों में से एक गुणसूत्र मिलते हैं, जिसलिए हमारे शरीर में प्रत्येक जीन के दो एलील्स होते हैं। आंखों के रंग का, बालों की बनावट का जैसे लक्षण क्या होते हैं तय करते हैं, आंखों के रंग का बनावट अलग होगा और बालों के बनावट का लक्षण क्या होगा, अलग होगा, तो इसी को क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। एलील सुनो ध्यान से, और क्या कहता है, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके दिखाया था कि एलील क्या होते हैं। पौधे की लंबाई वाले जीन के दो एलील होते हैं, पौधे के लंबाई, ध्यान से सुनना, पौधे के लंबाई वाले जीन के, लंबा लंबा दो गो पौधा लिए, उसके जीन के दो गो एलील होते हैं, एक लंबे पौधे के लिए और एक दूसरा छोटे पौधे के लिए। एलील दो प्रकार के, एक प्रभावी
अगर दूसरे के ऊपर प्रभावी हो गया, अगर एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर प्रभावी हो गया, तो वो जो उसका बीज होगा उसमें एलील दूगो पाया जाएगा। या तो उसको छोटा ही रखा जाए, या तो उसको क्या कर दे, बड़ा कर दे। समझ में आया ना? मटर के पौधे में भी ऐसा ही देखा गया। या तो उसको मटर को दाने को क्या करे, एक बराबर सबको रखे, या तो मटर के दानों को छोटा कर दे, या तो मटर के दाने को थोड़ा बड़ा कर दे। या तो उसको पीला कर दे, या तो पूरा हरा कर दे। या तो पूरा मीठा करे, या तो एकदम कड़वा टाइप का कर दे। है ना? ये कंडीशन होते हैं। तो ग्रेगर मेंडल ने इसमें एलील देखा था। और वो एलील, जैसे आंखों का रंग देखो, आंखों का रंग, मनुष्य में आंखों के रंग के लिए एक जीन होता है जो आंखें को रंग का निर्धारण करता है। भाई, हम लोग के शरीर के अंदर जीन अलग अलग प्रकार के हैं। कोई ऐसा जीन जो बालों का निर्धारण करता है, बाल कैसे रहेंगे। कोई ऐसा जीन जो आंखों के रंगों का निर्धारण करता है। कोई ऐसा जीन जो नाक का निर्धारण करता है। कोई ऐसा जीन जो मुंह को निर्धारण करता है। कोई ऐसा जीन जो जीभ को निर्धारण करता है। जीभ कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए एकदम, कि बहुत छोटा होना चाहिए। कोई ऐसा जीन जो आंखों के कलर को, जो पुतलियां हैं ना, उसको निर्धारण करता है। अगर आप जलवायु वाले, जो ठंडे जलवायु होते हैं, वहां पर देखना ब्लू कलर का पाया जाता है, ब्लू ब्लैक एंड ब्राउन। यहाँ पर हम लोग का गर्म जलवायु है, तो लगभग लगभग सभी कोई का 90 से 90% क्या है कि ब्लैक कलर के पाए जाते हैं, ब्लैक या ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ ठंडे प्रदेश है, अंग्रेजों वालों को देख लेना, वो लोग ठंडे प्रदेश में सबसे ज्यादा रहता है, तो वो लोग का आंख का रंग कैसा है, नीले कलर का होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर, लेकिन एक विभिन्न एलील भूरी, नीली और हरी आंखों का भी कारण बनता है। दो गो एलील बताए ना, एक एलील जो रंग का निर्धारण करेगा, एक एलील जो किसका निर्धारण करेगा कि उसका कलर क्या होगा। समझ में आया? जीन में कितने एलील होते हैं, दो। एलील एक टर्म है, शब्दावली है, नाम है, दो गो। एक एलील जो आंखों के रंग का निर्धारण करेगा, और एक एलील उसको बना देगा कि ये नीला कलर का बनेगा, ये पीला कलर का बनेगा, या फिर ये चुड़ैल बन जाएगी, सब उसी को निर्धारण कर देगा। समझ में आ गया? आंखों का रंग की आंखें नहीं रहेगा, ये जीन के ऊपर निर्धारण करता है, जीन जैसा मिलेगा उसको। समझ में आया? समझ में आया? किसको डाउट है? रॉड और कोन के वजह से ही तो पता चल रहा था ना कि रात के समय में भी देख लेते हैं। दिन के समय में उल्लू नहीं देख पाता है, दिन के समय में हम लोग अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन रात के समय में किसी को रतौंधी हो जाता है तो नहीं देख पाता। ये सब क्या है, एक प्रकार का एलील का काम होता है। आनुवांशिकता आ गई। मम्मी पापा का भी आनुवांशिकता है कि मम्मी पापा देख नहीं पाते हैं, चश्मा लगा के देखते हैं, तो बच्चे में भी हो सकता है, आ सकता है। तो बच्चे को देखना एकदम बचपन से ही चश्मा लगा देगा, अभी 2 साल 3 साल का भी नहीं हुआ है, चश्मा तब तक लग जाएगा। ये किसी किसी का हो जाता है। एलील समझ में आया? एलील जो होता है, ये किसी भी जीन का एक वैकल्पिक रूप होता है, संस्करण होता है। ये हमारे गुणसूत्रों पर एक ही विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं, क्योंकि हमें माता पिता दोनों से ही एक एक गुणसूत्र मिलता है। दोनों से एक एक गुणसूत्र मिलता है ना, अरे ऑटोसोम ऑलोसोम, ऑलोसोम नहीं मिलता है, एक एक गो। जिसके लिए, इसलिए हमारे शरीर में प्रत्येक जीन के 2 एलील होते हैं। हर एक जीन का 2 गो एलील होता है, हर एक जीन का 2 गो एलील होता है। अब वो जीन क्या होता है, जीन कोई कान बना रहा है, कान, तो कितना बड़ा कान बनाएगा कि कितना छोटा कान बनाएगा, वो कान बनाएगा भी कि नहीं बनाएगा, इसी को एलील कहता है। समझ में आया? ये कर्ण का जो पिन्ना है, ये पिन्ना चपका हुआ रहेगा कि फ्रीली रहेगा, ये विभिन्नता दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, ये सब के सब क्या है, एक कान का पिन्ना। ऐसे थंब खोलोगे ना, तो इसके ऊपर एक धारी धारी मिलेगी आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? धारी धारी नहीं दिखाई दे रहा है, तब खैनी रगड़ता है बेटा तुम। खैनी रगड़ो। जब आधार कार्ड को पहली बार बनाने गए होगे, तो ऐसे दुगो हाथ का थंब लिया होगा, पंजा का थंब लिया होगा, ठीक है? आपके आपका थंब भी है, मेरा भी थंब है, सबका एक बराबर है कि नहीं है? देखो ना, मेरा थंब ऐसा इतना थोड़ा लंबा पड़ा, सबका एक बराबर है ना? अरे भाई, अंगूठा है ना किसी का, ऐसा थोड़ी है कि अंगूठा नहीं है ना सबका अंगूठा। तो एक जीन जो सबके अंदर पाया जा रहा है, अंगूठा बनाने वाला, अपने दोनों हाथों में अंगुलियां कितनी है, 8 गो है, देखो तो अंगूठा है, 4 गो। हाँ, बेंचेज में गिना जाता है भाई, जान गए साइंटिस्ट साहब, लेकिन ये क्या है, अंगूठा कहते हैं इसको, तो थंब कहते हैं, बाकी सब फिंगर्स हैं, ये सब फिंगर्स हैं। 8 गो अंगुली होता है, और 2 गो क्या होता है,
ठीक है। हमारे हाथ का जो स्ट्रक्चर है, थंब का जो स्ट्रक्चर है, आपके थंब के स्ट्रक्चर से नहीं मिलेगा, लेकिन थंब है सबका। एलील हो गया ना अलग अलग, एलील हो गया ना एक अलग अलग। हमारे थंब का जो स्ट्रक्चर है, इस पे जो, सुनो बाबू, हमारे थंब का जो इसके ऊपर जो धारी धारी बनाई गई है, ये धारी आपके धारी से क्या है, अलग है। इसीलिए आधार कार्ड पे सबका थंब इंप्रेशन लिया जाता है, ताकि अलग अलग मिल जाए। ठीक है, सबका अलग अलग है। अब जैसे मोबाइल में भी देखना, एगो रहता है ना ये वाला थंब वाला, इसमें जब तुम लगाओगे तो नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारा थंब इंप्रेशन लिया ही नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे रखेंगे तो आराम से ले लेगा। ये थंब इंप्रेशन होता है। सबके थंब इंप्रेशन क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गया? तो सोचो, कितना बारीक तरीके से हम लोग का जीन, कितना बारीक तरीके से डीएनए, कितना बारीक तरीके से टिश्यूज बना है कि इसको भी अलग करके रखा है। अब खैनी वनी रगड़ दोगे तो सब सब टूट जाता है, जल्दी से होता नहीं है। देखना कहीं पे थंब इम्प्रेशन लगाने जाता है तो नहीं हो पाता है, तो बोलता है कि थंब दो दे ही नहीं रहा है, बायोमेट्रिक ले ही नहीं रहा है। बायोमेट्रिक लिया है। राशन वासन उठाते जाते होगे तो देखना इसे बायोमेट्रिक लेता होगा, इसे बायोमेट्रिक। ठीक है, उसको बायोमेट्रिक कहते हैं। दलील समझ में आ गया? आंखों का रंग सुनो, सबकी आंखें हैं, सबकी आंखें हैं, लेकिन सभी के अंदर पावर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसका एलील, इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है। इसका 6/6, इसका 6/9 पावर। ये क्या है, आंखों की साइज है, 6/6 और 6/9 का। समझ में आया? तो कम से कम एक आंख खराब होता है तो एक अखवा से कम देखा ही जाता है। एक आंख ऐसे बंद कर दो और उसके बाद फिर खोल के देखो, तो ऐसे थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई देगा। तो इस कंडीशन होते हैं सबके। आगे बढ़े, आगे बढ़े। मटर का पौधा समझ में आ रहा है? कहाँ पे जन्म हुआ था ग्रेगर जॉन मेंडल का? कहाँ पे? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में 1822 में। कितने सालों तक उसका ये किए थे? कितने सालों तक किए थे? अरे कितने सालों तक? उधर ध्यान का दे रही है तुम लोग? जाना है उधर, चल जाओ। 8 सालों तक प्रयोग किए थे, कब से कब तक? 1857 से लेकर 1865 तक। 1857 से लेकर 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो इसे याद रखना, 1857 से लेकर 1865 तक, 8 सालों तक। कहाँ पे जन्म हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रूनसर में। कौन से पौधे के ऊपर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर ही, क्यों? कि वो आसानी से अवेलेबल था, आसानी से मिल जा रहा था। स्कूल का कोई टीचर पूछेगा तो बता दीजिएगा कि मटर के पौधे के ऊपर ही क्यों प्रयोग किया गया था, क्योंकि उनको आसानी से मिल गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। 1884 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके बाद उनके 3 गो साइंटिस्ट और आए उसके बारे में बताने के लिए। नाम क्या क्या था? क्या क्या नाम था? ह्यूगो डिब्रीज और हाँ, केरेंस और शेरमक। ठीक है, ये लोग थे। आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता किसको कहते हैं? माता पिता के लक्षण उनके संतानों में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी पापा लंबे लंबे तो उसके बेटा बेटी भी लगभग लंबे लंबे। ठीक है, एक पूरा गुणसूत्र ना तो पूरी तरह से प्रभावी होता है ना पूरी तरह से अप्रभावी होता है, जिसे मारक जीन कहते हैं। मारक जीन वह जीन होता है जिसके सजीव को उनकी जनन अवस्था में पहुंचाने में पहले ही मार डालता है। सजीव अवस्था में जाने से पहले क्या कर देता है? जीन को मार देता है। उत्परिवर्तित जीन क्या होता है? म्यूटेड जीन क्या होता है? उत्परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीन को उत्परिवर्तन जीन कहते हैं। उत्परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीन को उत्परिवर्तन जीन कहते हैं, म्यूटेड जीन कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही ना होता है। क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम से निकले हुआ ये हुआ डीएनए, और ये क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। तो जीन जो होते हैं, अगर वो किसी प्रक्रिया में भाग ले लिए, किसी बनाने को प्रक्रिया में भाग ले लिए, जैसे आपके हेयर्स, हेयर्स क्या है भी, इसमें भी क्या है? जीन है। ठीक है, जैसे देखना आप किसी मम्मी पापा के ना कर्ली कर्ली हेयर होंगे, तो उसके बच्चों का देखना कर्ली कर्ली हेयर होगा, एकदम ब्लैक ब्लैक हेयर होगा तो एकदम ब्लैक ब्लैक हेयर होगा। ठीक है, और किसी किसी का जीन देखना एकदम कोई अगर देखना, अंग्रेजी लोग को,
अंग्रेजों को देखना, अगर हेयर उनका भूरे भूरे हैं तो आईब्रो भी देख लेना भूरे भूरे कलर के होते हैं, ये वाला, ठीक है। ये जो है ना, ये पलके उसकी वो भी भूरा भूरा कलर का हो जाता है ठीक है। तो ऐसे कुछ कंडीशन दिखाई देते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है? हमारे डीएनए की अनुक्रम, बस बाबू, उत्परिवर्तन म्यूटेशन हमारे डीएनए के अनुक्रम, हमारे डीएनए के अनुक्रम में होने वाले एक अस्थायी बदलाव। आप इसे शरीर के ब्लूप्रिंट में कोडिंग में होने वाली एक टाइपिंग मिस्टेक की तरह से समझ सकते हैं। जैसे एक टाइपिंग होता है ना, उसमें एगो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से भी समझ सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर मान लो आप लिखते लिखते कोई ऐसा हुआ कि गलती हो गई, तो उस गलती को अगर कोई पकड़ लिया तो वो क्या कहलाएगा? आपने जो गलती किया वो क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन कहलाएगा। साइंस में उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। अगर डीएनए बनते 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 एगो हुआ कि डीएनए छूट गया, डीएनए ही छूट गया या डीएनए में कुछ परिवर्तन हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहलाएगा। अरे अभी है ना पढ़ाए म्यूटेशन। मुख्य अनुवांशिक शब्दावली लक्षण या ट्रेट होता है। लक्षण या ट्रेट, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। जैसे अभी आपके पढ़े है ना, आंख का रंग एक लक्षण है। देखो, आंख का रंग एक लक्षण है, जबकि उसका भूरा या नीला होना क्या कहलाता है? ट्रेट कहलाता है। इसी को तो हम लोग कहते हैं लक्षण ट्रेट, या फिर कैरेक्टर ट्रेट कहते हैं, या म्यूटेड ट्रेट कहते हैं। अभी तो पढ़े म्यूटेड ट्रेट। देखो, आंखों का रंग होना ये एक लक्षण है। सभी कोई का आंखों का रंग है कि नहीं है, लेकिन भूरा हो गया कि काला हो गया, ये उसका क्या है? एक ट्रेट। समझ में आया? समझ में आया? अरे गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, दोनों का दूधवा कैसा होता है? सफेद कलर का। लेकिन पावर सबसे ज्यादा किसमें होता है? भैंस के दूध। तो वो ट्रेट कहलाएगा। और उससे भी खतरनाक बकरी का दूध। नहीं समझ में आया? गाय भी चार पैरों वाली, भैंस भी चार पैरों वाली, लक्षण कहलाएगा, है ना? समझ आया? लेकिन गाय जल्दी जल्दी खाने का कोशिश करती है, और भैंस एकदम पागुर चुगाली करती है, बैठ के एकदम पगुराएगी। हाँ, देख, पगुराएगी मतलब नहीं है, आराम आराम से। जैसे तुम खाती है खाना टीवी देख देख के, ये देखो, देख रहे हो? ब्लैक कलर का हेयर, ब्लैक कलर का आईब्रो। अच्छा, आईब्रो भी कोनो कोनो का एकदम पूरा ये इससे खींचे खींचा हुआ रहता है, नहीं रहता है? ऐसा कलर का अगर किसी का हेयर है ना, तो लगो लगो ऐसे ही मिलेगा। देखो, ये पर्पल है तो ये कैसा मिलता है? व्हाइट। एलील है ना दुगो, म्यूटेड जीन इसी को ना कहेंगे रे बाबू। अगर मान लो दोनों तो फूल है एक ही बराबर, लेकिन किसी का कलर एकदम बैंगनी कलर पर्पल कलर का, तो किसी का देखो व्हाइट है। देखो, ये पूरा राउंड है तो ये क्या है? रिंकल्ड है। कोनो कोनो देखना पूरा फल जो होता है, सेव सेव, पूरा राउंडेबल होता है। कोई एकदम पूरा एकदम उसका देखना क्या कहते हैं, उसका बाहर का एरिया कवर, जो बाहर का कवर है वो पूरा लाल लाल कलर का रहेगा, और कोई कोई उसी में पीला पीला भी हो जाता है, लाल पीला दोनों मिला के रहता है, ठीक है? उसका दमवा कम रहता है, एकदम लाल लाल जो रहेगा एकदम। लेकिन सेव तो दोनों है, तो सेव दोनों है तो लक्षण है। लेकिन अगर उसके रंग कलर क्या हो गए? अलग अलग हो गए, तो ट्रेट कहलाएंगे। समझ में आया? जैसे ई भी लड़का, तुम भी लड़का, लड़का लड़का तो है, लेकिन दोनों का हाइट क्या हो सकता है? बराबर नहीं हो सकता, तो क्या कहलाएगा? ट्रेट कहलाएगा। दोनों की मानसिकता बराबर नहीं हो सकती, तो क्या कहलाएगा? ट्रेट कहलाएगा। कोनो पढ़ने में ठीक है, कोनो नहीं है, ट्रेट कहलाएगा। ठीक है? समझ में आ गया? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही हम धीरे धीरे चल रहे थे। अब क्लास में जब फिर इसको रिपीट करेंगे, जैसे अभी फिर साइंस आएगा, वो मंगलवार को क्या कराए थे? लेंस कराए थे ना। लेंस कितना धीरे धीरे बता रहे थे कि नहीं? अब लेकिन इसके बाद जब पढ़ाई होगा, तब पूरा प्रॉपर एकदम, दर्पण भी और लेंस भी एकदम जल्दी जल्दी रिवीजन करा के खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब उसमें आपका प्रॉब्लम है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। नहीं समझ पा रहे हो तो ट्रेट है, समझ पा रहे हो तो अच्छा है, इन है अच्छा है, रोटेशन है। ठीक है? नहीं समझ पाएगी तो कही भाई, क्लास हमारा तो पक्का गया। तुम अगर फिजिक्स का वीडियो नहीं देख पाई या फिजिक्स का क्लास नहीं कर पाई 5 चैप्टर का, तो तुम्हारा 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर गया। 5, 6 और 8 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, यहीं से सबसे ज्यादा नंबर उठेगा। ठीक है? और नहीं क्लास करोगी
तो भाई उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं कि सर इतना कम मार्क्स कैसे आ गया। साइंस आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। साइंस जाके घर में पढ़ना ही पड़ेगा, साइंस और मैथ, ठीक है। नहीं तो अब इस बार वो सरकार नहीं है जो 25 मार्क्स देके पास करा देगी। इस बार सरकार भी चेंज हुआ है और सरकार के क्वेश्चंस भी चेंज रहेंगे। इसीलिए हम डीप फोटो दिखा दिखा के पढ़ा रहे हैं ताकि फेल ना हो कोई। अब फेल नहीं होता तो 25 मार्क्स भी मत लेके आना। 25 मार्क्स लेके आए तो मेरे नजरों में फेल ही हो, ठीक है। ऐसे पढ़ाने के बाद 25 मार्क्स आता है एआई के दुनिया में तो समझ लो आपकी पढ़ाई बेकार है। या तो हम ही मेहनत नहीं किए या फिर आप लोग मेहनत नहीं किए। मेरे यहाँ पर 1 घंटा आते हो पढ़ने के लिए, लेकिन बाकी सब पढ़ाई अपने घर पे करो बैठ के। अब ऐसा सुविधा उसके बाद कहाँ से दे रहे। ऑफलाइन भी क्लास चल जा रहा है, साथ में ऑनलाइन भी बना दे रहे हैं, यूट्यूब के सारा प्लेलिस्ट में बना हुआ है। अब कहाँ से वीडियो बनाया जाए, अब कैसे बताएं अब, है कि नहीं है। सारा पीपीटी नहीं मिल जा रहा है, सारा पीडीएफ भी मिल जा रहा है आपके ग्रुप में। क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू भी सॉल्व करा दे रहे हैं, टेस्ट ले ले रहे हैं। अब क्या चाहिए। अब पढ़ने के बाद आप लोगों को टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, ये आपका काम है, रिवीजन करने का काम आपका है। यहाँ पे तो जब भी आ रहे हो तो हम तो पूछ ले रहे हैं ना कि भाई हाँ कितना से हुआ है। अब देखना अभी एक चैप्टर हम कराने से पहले, इसके पहले हम चैप्टर बोले कि 2 चैप्टर हो गया, पूरा प्लेलिस्ट में बन गया, ताकि आप लोग को याद रहे। और जब भी देखना बीच में कोई क्लास अगर हम छोड़ रहे हैं ये वाला, जैसे अगर इस बीच में यहाँ तक छोड़े, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इसका फिर से रिवीजन करे घर में बैठ के, इसको फिर से पढ़े, ताकि जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे अंडरलाइन करके लेके आए, अगले दिन आके पूछ लेना मेरे से कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया। लेकिन पढ़ोगे तब ना भाई, घरों में एक बार किताब लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो। यहाँ पे 1 घंटा पढ़ के तुम एकदम पूरा बवंडर हो जाओगे, बढ़िया से कर लोगे, नहीं होगा। यहाँ पे आपको 1 घंटा मिलेगा, बाकी 23 घंटा आपको अपने से निकालना है। 23 घंटा में 6 घंटा तो ही गए, 6 7 घंटा 8 घंटा। कुछ काम कर लिए 2 घंटा मान लिए, 10 घंटा तो बचा ना। 10 घंटा आपका क्या होगा, अच्छे से संभालना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ाई के अलावा तो हमको नहीं लगता है और कुछ काम होता होगा। पढ़ाई है ना, सबसे बड़ा काम क्या है, पढ़ाई ना है। तो पढ़ाई करो घर पे बैठ के, और क्या करना है। एक चैप्टर 2 चैप्टर हम लोग साइंस का खत्म कर लिए, खत्म किए ना, तो उसको रिवीजन करो, पूरा पूरा चैप्टर को पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक चैप्टर को एक एक लाइन पढ़ो। जिस लाइन ना समझ में आए, आपके पास मोबाइल है, चैट जीपीटी मारिए, गूगल जिमेनाई मारिए, उसको और आसान भाषा में समझने की, ठीक है। वो भी नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछ लीजिए अगले दिन क्लास आने के समय। तो पढ़ोगे तब ना जानोगे उसके बारे में कि हमको हाँ कहाँ पूछना है कहाँ नहीं पूछना। ऑनलाइन लोग को भी ऐसे ही बोल रहे हैं। चलो अगले क्लास में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।